तमिलनाडु में असली राजनीतिक खिलाड़ी कौन है? विजय, डीएमके या वह नेता जिसे बीजेपी ने एआईएडीएमके के दबाव में किनारे कर दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ओपी विशेष और आज तमिलनाडु की राजनीति में जो कुछ हुआ है वह सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि आने वाले कई वर्ष की राजनीति का संकेत है। एक तरफ सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके ने ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरे तमिलनाडु की राजनीति हिल गई, और दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके जैसी पुरानी द्रविड़ पार्टियां पहली बार खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू क्या है, आइए जानते हैं। जिस सियासी मैदान पर विजय आज जीत का झंडा गाड़ते दिखाई दे रहे हैं, उस मैदान को तैयार किसी और ने किया था। एक ऐसा नेता है जो गांव गांव चला, जिसने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को खुलकर चुनौती दी, जिसने तमिलनाडु में पहली बार लोगों के मन में यह विश्वास पैदा किया कि द्रविड़ पार्टियों के अलावा भी कोई विकल्प हो सकता है। लेकिन चुनाव आते आते वही नेता साइडलाइन हो गया, या यूं कहें कि कर दिया गया। और आज सवाल उठ रहा है, क्या विजय की इस राजनीतिक उड़ान के पीछे कहीं ना कहीं अन्नामलाई की कड़ी मेहनत की जमीन थी? और अब जब विजय सरकार बनाने लोक भवन पहुंचे तो राज्यपाल ने भी उन्हें सीधे हरी झंडी नहीं दी। उधर कांग्रेस ने ऐसा दांव खेला कि डीएमके भड़क गई। और अब चर्चा जहां तक पहुंच चुकी है कि क्या डीएमके और एआईएडीएमके जैसी कट्टर प्रतिद्वंदी पार्टियां भी साथ आ सकती हैं, सिर्फ विजय को रोकने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, बहुत ही शांत तरीके से, तथ्यों के आधार पर, बिना किसी शोर शराबे के। तो सबसे पहले बात अन्नामलाई की। अन्नामलाई ने जो माहौल बनाया था तमिलनाडु में, उसका फायदा किसे मिला? दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। करीब 60 साल से वहां दो ही राजनीतिक ताकतें सत्ता में घूमती रही हैं, डीएमके और एआईएडीएमके। सरकार कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, लेकिन सत्ता रही हमेशा इन्हीं दो खेमों के बीच। बीजेपी तमिलनाडु में लंबे समय तक एक छोटी ताकत बनी रही, लेकिन फिर बीजेपी की राजनीति में एंट्री हुई अन्नामलाई की। एक युवा पूर्व आईपीएस अधिकारी, पढ़े लिखे, आक्रामक और जमीन पर काम करने वाले नेता। उन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, बल्कि सड़क पर उतरकर व्यवहारिक राजनीति की। पूरे तमिलनाडु में यात्रा की, गांव गांव पहुंचे, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सत्ता के अहंकार के खिलाफ माहौल बनाया पूरे प्रदेश में। सबसे बड़ी बात, उन्होंने लोगों के मन में यह सोच कहें या भ्रम, उसे निकालना शुरू किया कि डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा कोई तीसरा विकल्प तमिलनाडु में हो ही नहीं सकता। इस भ्रम को तोड़ा। वास्तव में यही असली बदलाव था। अन्नामलाई लगातार कहते रहे कि बीजेपी को अपने दम पर खड़ा होना चाहिए। उन्हें एआईएडीएम के साथ समझौते की राजनीति कतई पसंद नहीं थी। लेकिन दिल्ली की राजनीति अलग सोच रही थी। बीजेपी को लगा कि अकेले लड़ना जोखिम भरा हो सकता है, और फिर एआईएडीएम के दबाव में धीरे धीरे अन्नामलाई को पीछे किया जाने लगा। बस यहीं से कहानी पलट गई, क्योंकि जनता के मन में जो नई राजनीति का बीज अन्नामलाई द्वारा बोया गया था, उसका चेहरा अचानक बीजेपी की बजाय फिल्मी हीरो विजय बन गए। टीवी ने खुद को फ्रेश विकल्प की तरह पेश किया, युवा वोटर्स को जोड़ा, और वह सारी एंटी डीएमके भावना जो वर्षों से बन रही थी, उसका बड़ा हिस्सा विजय की तरफ चला गया। यानी आसान भाषा में कहें तो अन्नामलाई ने द्रविड़ पार्टियों की सियासी दीवार बुरी तरह से हिलाई, लेकिन आखिरी निर्णायक धक्का विजय ने दिया। तमिलनाडु में बहुत लोग यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी अंतिम समय में गठबंधन और अंदरूनी समीकरणों में ना उलझती तो शायद आज कहानी कुछ और होती, क्योंकि अन्नामलाई सिर्फ नेता नहीं बन रहे थे, बल्कि एक आंदोलन जैसा माहौल बना रहे थे। परंतु दूसरी ओर विजय जीत तो गए, लेकिन सरकार बनाना उनके लिए इतना आसान क्यों नहीं है? अब यहां से कहानी और दिलचस्प हो जाती है।
टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन पूर्ण बहुमत से थोड़ी दूर रह गई और यहीं से शुरू हुआ असली राजनीतिक खेल। जब विजय राज्यपाल से मिले और सरकार बनाने का दावा पेश किया तो खबरें आने लगी कि राज्यपाल ने उन्हें तुरंत मंजूरी नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि विधानसभा में सरकार बनाने के लिए सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होना काफ़ी नहीं होता, सिंपल मेजॉरिटी संख्या भी चाहिए। और यही सवाल उठाया गया, क्या टीवीके के पास बहुमत साबित करने के लिए जरूरी समर्थन है? राज्यपाल ने कथित तौर पर समर्थन पत्र मांगे, यानी कौन कौन विधायक उनके साथ हैं, इसका स्पष्ट प्रमाण मांगा। अब यहाँ राजनीति और संवैधानिक प्रक्रिया दोनों साथ चलती हैं। अगर किसी पार्टी के पास साफ बहुमत ना हो तो राज्यपाल ये देखते हैं कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है, यानी मामला सिर्फ सीटों की संख्या का ही नहीं, भरोसे का भी है। इसी बीच कई रिपोर्ट्स आने लगी कि एआईएडीएमके के कुछ विधायक टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में हैं ताकि डीएमके को सत्ता से बाहर रखा जा सके। लेकिन एआईएडीएमके के भीतर भी डर है, अगर विजय की सरकार एक बार बन गई और वह मजबूत हो गए तो क्या एआईएडीएमके हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाएगी? यही कारण है कि पार्टी के अंदर अलग अलग लड़ाई चल रही है। उधर डीएमके भी समझ चुकी है कि यह सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, बल्कि तमिल राजनीति में शक्ति परिवर्तन का संकेत हो सकता है। और यही वजह है कि तमिलनाडु की राजनीति इस समय बेहद संवेदनशील मोड़ पर खड़ी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की चाल और डीएमके एआईएडीएमके की संभावित नज़दीकी की। चुनाव डीएमके और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, सीटें बांटी थीं, रणनीति साथ बनाई थी, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस का रुख बदलता दिखाई दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के कुछ नेताओं ने टीवीके को समर्थन देने के संकेत दिए, यानी जिस डीएमके के साथ चुनाव लड़ा अब उसी को छोड़कर विजय के साथ जाने की चर्चा शुरू हो गई है। डीएमके को यह सीधा राजनीतिक विश्वासघात लग रहा है। उसका कहना है, हमने सीटें छोड़ी, गठबंधन निभाया और अब जरूरत के समय कांग्रेस दूसरी तरफ देख रही है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति भी समझिए। कांग्रेस को लग रहा है कि तमिलनाडु में भविष्य का नया चेहरा शायद विजय बन सकते हैं और कांग्रेस कभी भी राजनीतिक रूप से डूबते जहाज पर ज़्यादा देर टिकती नहीं है, यानी कांग्रेस समय रहते नए समीकरणों की तरफ देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा डर अब डीएमके और एआईएडीएमके दोनों को है। अगर टीवीके मजबूत हो गई तो आने वाले वर्षों में दोनों पारंपरिक पार्टियों का आधार कमज़ोर हो सकता है। डीएमके को युवा वोट खिसकने का डर है, एआईएडीएमके को अपनी पहचान खत्म होने का डर है। और यही कारण है कि अब ऐसी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या विजय को रोकने के लिए दोनों पुराने प्रतिद्वंदी भी किसी स्तर पर साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तमिलनाडु की राजनीति में यह सबसे बड़ा राजनीतिक यू टर्न होगा। सोचिए, जो पार्टियां दशकों तक एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन रहीं, अगर वही एक मंच पर दिखें तो इसका मतलब सिर्फ एक होगा, टीवीके का उभार उन्हें सचमुच डरा रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक नाम बार बार सामने आता है और वह नाम है अन्नामलाई। हो सकता है आज मुख्यमंत्री की कुर्सी विजय के पास जाती दिखाई दे रही हो, लेकिन यह भी सच है कि तमिलनाडु में सियासी बदलाव की भूख पैदा करने वालों में अन्नामलाई की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया कि तमिलनाडु में राजनीति सिर्फ दो पार्टियों तक सीमित नहीं है। और शायद यही कारण है कि आज भी तमिलनाडु की राजनीति में उनकी चर्चा खत्म नहीं हुई। अब बड़ा सवाल बीजेपी के लिए भी है, क्या पार्टी को अन्नामलाई जैसे जमीनी और आक्रामक नेता पर दोबारा गंभीरता से भरोसा नहीं करना चाहिए? क्योंकि राजनीति में कई बार चुनाव सिर्फ सीटों से नहीं हारते, बल्कि कई बार समय से पहले अपने सबसे मजबूत चेहरे को पीछे करके भी हार जाते हैं। बाकी तमिलनाडु में आगे क्या होगा? क्या विजय सरकार बना पाएंगे? क्या कांग्रेस पूरी तरह उनके साथ जा पाएगी? क्या डीएमके और एआईएडीएमके सच में करीब आएंगे? यह तो आने वाला समय बताएगा।
इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या अन्नामलाई के जमीनी संघर्ष के बिना तमिलनाडु में ये बदलाव संभव था? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल रुद्राष्ट्रा को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।